नमस्कार, रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार में चुनावी जंग जारी है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हर रोज तीखी होती जा रही है। नेता अपने अपने रण क्षेत्रों में, चुनाव क्षेत्रों में पहले चरण की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे दो नए रण क्षेत्रों वारसिलीगंज और नालंदा का हाल, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। वारसिलीगंज रण क्षेत्र में 2010 के चुनाव में जेडीयू के प्रदीप कुमार विजेता रहे थे और उन्हें 42,381 वोट मिले थे। प्रदीप कुमार ने कांग्रेस की अरुणा देवी को हराया था, जिन्हें उस वक्त 36,953 वोट मिले थे। इनके बीच सिर्फ 5,428 वोटों का अंतर था। इसी तरह नालंदा रण क्षेत्र जेडीयू के श्रवण कुमार विजेता रहे थे, उनको 58,067 वोट मिले थे। श्रवण कुमार ने आरजेडी के अरुण कुमार को मात दी थी और उन्हें 37,030 वोट मिले थे और दोनों के बीच का जो अंतर था, फासला था, वो था 21,037 वोटों का। लेकिन पहले बात करते हैं वारसिलीगंज रण क्षेत्र की, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। रण क्षेत्र में आपका स्वागत है और हम अभी नवादा जिले के वारसिलीगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम यहाँ जो लोग हैं, किसान भी हैं, यहाँ पर छात्र नौजवान भी हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि वारसिलीगंज की जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या हैं और इसका निदान वो क्या चाहते हैं, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है और फर्स्ट फेज़ में यहाँ पे चुनाव है। सबसे पहले हम छात्रों से पूछेंगे कि जो बड़ी संख्या में हमारे पास उपस्थित हैं, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है, और नहीं है तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को हमारे कॉलेज में शौचालय को देना चाहिए और अच्छी व्यवस्था देना चाहिए। हम लोग का बीएससी का यहाँ पढ़ाई नहीं होता है कॉलेज में, बीएससी पार्ट का 1 का, और इस सब के लिए टीचर को बहाली देना चाहिए। हम लोग को शिक्षक हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होता। वहाँ का रूम व्यवस्था और बहुत सारे गंदे उंदे रहते हैं, वो सब साफ सफाई करवाएं और शौचालय का और पेय पदार्थ का भी वहाँ का ज़रूरत जो हम लोग का है होना व्यवस्था करवाना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैडम, आप ये बताइए कि एक शिक्षक होने के नाते आप ये बताइए कि शिक्षकों के साथ क्या समस्या है स्कूल में? अनेक तरह की समस्याएं हैं। अभी बच्चों की संख्या अधिक हो जाती है और शिक्षक की कम हो जाती है। कहीं कहीं बच्चे को पढ़ाने में बड़ा तकलीफ़ हो जाता है कि शिक्षक 4 हैं और बच्चे वहाँ 400 हो जाते हैं। शिक्षक की कमी हो जाती है और किताब भी समय पर नहीं मिल पाता है बच्चों का। जो किताब मिलना चाहिए सत्र शुरुआत में, वो सत्र समाप्त होने पर मिलता है बच्चों को। जब आप स्कूल से आप निकले तो फिर आप उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में गए, तो उच्च शिक्षा में जो कॉलेज की जो पढ़ाई है या कॉलेज की जो सिस्टम है यहाँ पे, उसकी व्यवस्था से आप कितना संतुष्ट हैं और उसमें क्या सुधार होना चाहिए? बीएससी की पढ़ाई नहीं है, कोई ऑनर्स के, उसी के लिए टीचर आना चाहिए और कहीं भी बाहर भी नहीं, कोई ट्यूशन वगैरह कोई नहीं पढ़ाते हैं। यही सब व्यवस्था का समस्या। ठीक है। आप लोग सर, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए, खासकर पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो शिक्षा में जो गिरावट है उसमें सुधार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? किसी की भी सरकार बने, बड़े बड़े लोगों का बाल बच्चा पढ़ता है प्राइवेट विद्यालय में, सरकारी विद्यालय से नज़र हट गया है, चाहे वो नेता हों या पदाधिकारी हों। सुधार का पहला फॉर्म यही होगा कि उन लोग भी भेजें यहाँ। यहाँ जो स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलती है तो उस छात्रवृत्ति को आजकल हर जगह ऑनलाइन व्यवस्था है कि घर बैठे आपको मिल जाता है, लेकिन आपको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। कितना परेशानी होता है इसमें? हमें बहुत परेशानी होता है। अगर छात्रवृत्ति मिल जाता हाथ में तो ठीक रहता है। ऐसे ऑनलाइन फॉर्म करना पड़ता है, जातीय आवासीय बनाने में भी बहुत समय लगता है। यही सब समस्या है। शिक्षा के अलावा ये यहाँ की जो सबसे ज्वलन समस्या है वो यहाँ की बंद पड़ी चीनी मिल है। आपको क्या लगता है कि इस चीनी मिल के बंद होने से इस क्षेत्र की इकोनॉमी पर कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा है इसका। चीनी मिल चालू रहता था, हर किसान के घर में एक चेक हुआ करता था। किसान निश्चिंत रहता था, अपने बच्चों की शादी करना है, पढ़ाई करना है, या बच्चे उसके माता पिता मर गए तो काम के लिए करना है, इसके लिए सब लोग निश्चिंत रहते थे। जब से चीनी मिल बंद हुआ है तब से किसान के घर में भुखमरी पैदा हो गया। बाबा, आपने वो दौर देखा होगा जब चीनी मिल स्टार्ट था, तो जब चीनी मिल स्टार्ट था तो उस दौर को यंगस्टर लोगों ने नहीं देखा है। जब चीनी मिल स्टार्ट था तो आपने उस दौर को देखा है, किस तरीके से ये क्षेत्र गुलजार था? चीनी मिल सिस्टम था सर, तो चीनी मिल चलने पर में किसान हम लोग खुशहाल थे। लेकिन अभी इतना गरीबी और इतना अथी आया हुआ चीनी मिल बंद होने से, जो कि हम लोग एकदम लाचार हैं गरीबी के चलते।
चीनी मिल नहीं खुलने से किसान कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता है। अब आपको लगता है कि चीनी मिल को खुलना चाहिए, या चीनी मिल आशा है कि खुल जा सकता है? आशा तो रखते हैं सर, लेकिन इस सरकार से नहीं। इसके ऊपर अगर दोनों के बीच में सरकार अगर बनेगी, वहाँ पे दबाव पड़ा जाएगा तो हो सकता है खुल जाए, लेकिन ऐसे नहीं खुल सकता है। इसके साथ आपसे हम पूछना चाहेंगे कि इस चीनी मिल बंद हुई है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि जीते हैं लगातार 1993 से कहें या 1987 से कहें, उनका कितना प्रयास रहा है कि चीनी मिल को स्टार्ट हम करें? पिछले विधानसभा में कितने क्वेश्चन उठे? विधानसभा चुनाव के दौरान चीनी मिल एक मुद्दा था और यहाँ का अहम मुद्दा हुआ करता था। उसके बाद अपने चुनावी भाषण में माफीगढ़ पर माननीय नीतीश कुमार, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्होंने अपनी चुनावी भाषण में कहा था कि अगर मेरी सरकार बिहार में बनी तो यह चीनी मिल खुलेगा। लोग आशा भरी निगाह से वोट भी डाला, सरकार भी बनी, लेकिन वादा सिर्फ वादा रहा, वादा पर कोई अमल नहीं हुआ। बिहार के अन्य कई चीनी मिल को खोलने का प्रयास किया गया, खुला भी एक दो, लेकिन यहाँ कोई प्रयास नहीं हुआ। चीनी मिल के यहाँ के किसान ठगे सा महसूस कर रहे हैं। तो चुनाव आता है और चुनाव में मुद्दे, विभिन्न मुद्दे बनते हैं, जातीय मुद्दे बन जाते हैं, बाहुबलियों के मुद्दे बन जाते हैं, लेकिन जो लोकल इशू है जिसपे पूरे इस क्षेत्र का इकोनॉमी आधारित है, चीनी मिल का खुलना या चीनी मिल का बंद होना, ये कभी मुद्दा नहीं बन पाता है। लेकिन इस बार यहाँ के मतदाता ये कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में चीनी मिल का खुलना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। चीनी मिल के बाद एक वारसलीगंज की एक और दुखद स्थिति है कि यहाँ के लोग काफ़ी दिनों से अनुमंडल का मांग कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, लेकिन ये अभी तक अनुमंडल नहीं बन पाया है। तो सर, क्या लगता है कि अनुमंडल बन पाएगा ये आपका वारसलीगंज? अभी तो इस सरकार से उम्मीद नहीं है अनुमंडल बनने का, जबकि यहाँ ट्रेजरी ऑफिस खुला हुआ है ब्लॉक में। इसका भवन अब गिरने की स्थिति में है, लेकिन आज तक के उद्घाटन इसका नहीं हुआ। सरकार इसमें पूंजी भी लगाया, भवन भी बनवाया, लेकिन आज तक उद्घाटन के बिना यहाँ काम भी नहीं चल रहा है। और अनुमंडल यहाँ सबसे अनिवार्य है, कारण कि वारसलीगंज विधानसभा का हट है। वारसलीगंज काशीचक जितना दूर है वारसलीगंज से, उतना ही दूर पकड़ी बरामा है, उतना कुछ दूर पर रोह है, रुपौ है। इस सारे जगह को मिला करके वारसलीगंज में अनुमंडल बनने की स्थिति में बढ़िया है। यहाँ रेलवे लाइन का सुविधा है, बस का सुविधा है, NH नज़दीक में है। सारे दृष्टिकोण से अनुमंडल यहाँ वारसलीगंज में बनना चाहिए। सर, ऐसा क्या है कि वारसलीगंज में अनुमंडल बनना चाहिए? आपका रजौली में अनुमंडल है, तो इतना आसपास में अनुमंडल क्यों बनना चाहिए आखिर? वारसलीगंज के आगे काशीचक प्रखंड है, बगल में पकड़ी बरमा प्रखंड है, जहाँ के लोग को काफ़ी दिक्कत है और ख़ास करके हम लोग को भी दिक्कत है। और वारसलीगंज में जो अनुमंडल बनने के लिए जो भी प्रक्रिया चाहिए वो हर चीज़ से लैस है। फिर भी सरकार छोटी छोटी जगह पर ध्यान दे रही है, जैसे पकड़ी बरमा का नाम आता है, कभी हसुआ का नाम आता है, लेकिन वो सब हर लिहाज से देखा जाए तो वारसलीगंज का अनुमंडल बनना हर चीज़ से नंबर 1 में आता है। आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप ये बताओ कि ये वारसलीगंज अगर अनुमंडल बन जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा इस यहाँ के लोगों को? अगर वारसलीगंज अनुमंडल बन जाएगा तो यहाँ का पढ़ाई व्यवस्था और बाहरी आवागमन और बढ़ेगा, और यहाँ के जो आमदनी है, जो लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं उन्हें मजदूर में रोजगार मिलेगा और वारसलीगंज और उन्नति के दौर पे ऊपर जाएगा। यानी कि छात्र अगर हैं या बुजुर्ग हैं, सबों की ये मांग है कि यहाँ पर अनुमंडल बनाया जाए। हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कितना प्रयास किया है और यहाँ के लोगों ने कितना आंदोलन किया है अनुमंडल बनाने के लिए? यहाँ के स्थानीय लोग, जनता बहुत आंदोलन किया। यहाँ का जनप्रतिनिधि कोई आंदोलन नहीं किया है, कहीं कोई नई डिमांड रखा है सरकार के यहाँ कि वारसलीगंज अनुमंडल बने। ये यहाँ के जनप्रतिनिधि भावना से ग्रसित रहते हैं कि यहाँ वारसलीगंज पर अनुमंडल नहीं बने, जबकि यहाँ 5 डिपार्टमेंट का ऑलरेडी अनुमंडल चालू है। यहाँ 5 डिपार्टमेंट जो है अनुमंडल का काम कर रहा है। एक अनुमंडलीय अस्पताल है, वो भी बंद है। यहाँ रेफरल हॉस्पिटल है जो बंद है, मृत्यु के कगार पर है। सरकार स्वास्थ्य में बहुत सारी घोषणाएं करती है, देखिए जा करके हमका रेफरल हॉस्पिटल है, PSC है, सब ये गया गुजरा स्थिति में है। यहाँ 5 विभाग का अनुमंडल जो है चल रहा है। अनुमंडल के लिए सारी प्रक्रियाएं वारसलीगंज पूरी करती है, फिर भी यहाँ जो है स्थानीय नेता के उपेक्षा के वजह से, उनका हीन दृष्टि नज़रिया के वजह से यहाँ अनुमंडल नहीं बन पा रहा है। अनुमंडल बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए? छात्रों को क्या फ़ायदा, नौजवानों को क्या फ़ायदा? जी, यहाँ अनुमंडल बनना चाहिए, क्योंकि अनुमंडल बनने से हम लोग को जो परेशानी होती है, क्योंकि पकड़ी बरमा है,
पकड़ी बर्मा से तो बोला जाता है कि हाँ पकड़ी बर्मा बनाया जाए, इससे हम लोग को बहुत हानि होगी, क्योंकि उससे अच्छा तो नवादा ही है। हम लोग को ट्रेन की सुविधा है, उधर जाने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है। यदि यहाँ बन जाता है तो काशी चक और वारसलीगंज इधर जितने भी आसपास के ग्राम हैं सबको हम लोग को बहुत सुविधा होगी। एग्रीकल्चर को लेकर के उसमें क्या क्या त्रुटियां और क्या क्या खामियां जिसे जो प्रतिनिधि हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं? वारसलीगंज नगर पंचायत का 60% आबादी कृषक का है। 5,500 एकड़ भूमि कृषि योग्य है, लेकिन नगर पंचायत के कृषक को नहीं डीजल अनुदान मिलता है, नहीं पैन आहर की खोदाई के लिए राशि मिलता है, नहीं खाद सब्सिडी, मतलब किसी प्रकार का सब्सिडी नहीं मिलता है, जिसके चलते किसान ढुलमुल स्थिति में है। पंचायत वाले को मिलता है, नगर पंचायत वाले को नहीं मिलता कि आप शहरी हैं, आपको नाली चाहिए, सड़क चाहिए, लेकिन किसान लोग का पैन आहर जो भी है वह कई साल से भरा पड़ा हुआ है। आज़ादी के बाद खुदाई नहीं हुआ है, खाद सब्सिडी नहीं मिलता है, पाइप का जो बोरिंग का अनुदान आता है वह नहीं मिलता है। इससे भारी परेशानी नगर पंचायत के लोगों को है, और ख़ास कर पूरे बिहार में नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, सारे जगह किसान का यही स्थिति है कि उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ मिलना चाहिए, कारण कि ये भी किसान है, ये भी मालगुजारी सरकार को देते हैं खेत का, तो लाभ तो मिलना चाहिए। बाबा आप किसान हैं, बुजुर्ग हैं, आप ये बताएं कि किसानों के साथ क्या समस्या, और कोई भी सरकार बने या कोई भी जीते, किसानों के लिए सबसे पहले क्या करे वो? किसान के लिए सर खाद का भी नहीं मिलता है, डीजल अनुदान कह करके नहीं मिलता है, हम लोग से लिखा करके ले लेता है और मिलता है कहीं कुछ नहीं। हम लोग को 75 का उम्र हो गया, आज तक के वृद्धा पेंशन नहीं हुआ। हम सब कितने छोटे छोटे को वृद्धा पेंशन बना हुआ है। कार्ड सरकार बनाया था, राशन कार्ड, वो कार्ड को कैंसिल कर रहा है अभी। तो ये सब क्या नियम है सो तो कुछ समझ में हम लोग को नहीं पा रहा है। अभी किसान के घर से आते हैं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, तो किसान बिजली जो है वो कितना देर रहता है यहाँ पे, जिससे किसान अपना खेतों का पटवन कर सके? बिजली की स्थिति में सुधार है नहीं? हाँ सुधार तो है, सुधार है, लेकिन यही है कि गांव में अभी बिजली मिलता है नहीं पूरा। शहर में मिलता है, गांव में मिलता नहीं है। कहीं ऐसा तार अभी लगाया है सरकार, ठेकेदार की मतलब लाइन जोड़ता है, उसके बाद तार गिर जाता अपने से कट के। इतना जर्जर तार है कि उसका कहना ही मुश्किल है। नया तार लगाता है फिर तुरंत गिर गया कट के, लाइन गया तार कट के गिर गया। पॉल इसी तरह से गड़ाया हुआ है, कुछ कहीं पड़ा ही नहीं गिट्टी, खाली बालू देके पूरे पॉल गड़ दिया। ठेकेदार यही काम किया है। किसानों को अपने खेत में सिंचित करने के लिए खाद चाहिए, लेकिन खाद की कालाबाजारी है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है और सरकार को करने क्या चाहिए? इसके लिए जिम्मेवार मेन बिचौलिया है। इसको सरकार का जो मेन पदाधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसी ढंग का ध्यान नहीं है। आज किसान जो है 500 रुपये लगभग बोरा खाद ले रहा है और कहीं किसी को मिल भी नहीं रहा। इसमें भी जिनको पैरवी जो भिराते हैं उनको खाद मिलता है, जो बेचारा लाचार हैं उनको खाद नहीं मिल रहा है, जिस कारण खेत में का मैंने खाद देने में भी परेशानी हो रहा है। तो आपने देखा कि रण क्षेत्र में हम वारसलीगंज में थे, जो नवादा जिले का विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ के लोगों से हमने विभिन्न समस्याओं पर बातचीत की, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे वो छात्रों की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे चीनी मिल को खुलवाने की समस्या हो। सब समस्याओं पर लोगों ने अपनी बेबाक राय रखे। अब जनप्रतिनिधियों को ये समझना है कि वो उनकी राय को कितना महत्व देते हैं, कितना वेट देते हैं, ये आने वाले समय में ही बताएगा। रण क्षेत्र के लिए बस इतना ही आज के लिए। कैमरामैन अभिजीत विश्वास के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, वारसलीगंज, नवादा। तो ये तो रहा वारसलीगंज का सूरत हाल, और अब आपको दिखाएंगे नालंदा की जमीनी हकीकत। रण क्षेत्र में आपका स्वागत है, और हम अभी नालंदा विधानसभा क्षेत्र में बेलदार बिघा गांव में हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर जब हम बेलदार बिघा में हैं, नीतीश कुमार के स्वजातीय मतों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, और बेशक वो नीतीश कुमार के सपोर्टर होंगे यहाँ जो गांव में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर बेस ये गांव है, पूरा खेती पर निर्भर ये गांव है। तो सबसे पहले बाबा हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेती का क्या हाल है, और फसल उसल जो धान आपने बोया है उसका क्या पोजीशन है? खेती को तो भाई यही हो कि अभी पानी तानी के कमी हो। धान तो बहुत अच्छा था, लेकिन पानी है नहीं, और क्या होगा? तो अगर धान अभी खेती का पानी का ये समस्या है तो खेती का क्या, धान का क्या होगा? नहीं होगा,
कुछ नहीं होगा तो मुहर हो जाएगा, काटने वाला आदमी कोई नहीं मिलेगा, एगो आदमी नहीं मिलता है। खेती बाड़ी हम लोग करें तो कैसे करें? ये सूखा क्षेत्र अगर हुआ है तो सरकार को क्या मतलब सूखा क्षेत्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि किसानों की फसल मारी जा रही है। हाँ, सूखा क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जब पैदा नहीं होगा तो क्या होगा, सूखा क्षेत्र नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ? तो सरकार से आप लोगों ने मांग किया कि भाई सूखा क्षेत्र तो मांगे ना करेंगे, चिल्ला रहे हैं तो मांगे ना है, चिल्ला रहे हैं तो मांग है। ये जो खेती आपके भी पति करते होंगे, आपके परिवार वाले खेती कर रहे हैं, कितना कष्ट है खेती में, कितना कष्ट है खेती में? बहुत ज़्यादा है। क्या कष्ट है इसे बताइए। यही कि मैंने कि अगर अनाज को, चावल को कुछ महंगाई होता तब ना हम लोग करते खेती, और चावल एकदम सस्ता, हम क्या चीज़ से बेच कर करेंगे खेती, क्या चीज़ से उसको मनी उपजाएंगे। हमको उतना हिम्मत नहीं है कि हम बाहर से पैसा लोन लेकर देंगे, फिर वो कैसे तोड़ेंगे। अगर चावल महंगा नहीं होगा तो लोन तोड़ सकेंगे कैसे, वो तो माथा पर क्या और बोझ हो जाएगा। एक आम आदमी आप हैं, आप क्या चाहेंगे सरकार से कि खेती को लेकर सरकार क्या करे जिससे खेती में पैदावार भी अधिक हो और किसान खुश रहे? खेती में यही करेंगे, कुछ चावल उवल महंगाई हो, कुछ हम लोग के सुविधा दें, तब ना हम लोग करेंगे। तो इनका मानना है कि किसान जब उपजाता है तो उसका सही दाम नहीं मिल पाता है, और उसका लाभ जो बिचौलिए उठाते हैं, जो बाजार के जो व्यापारी हैं वो लोग उठाते हैं, और मजदूर और किसानों को कुछ नहीं मिलता है। सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपको अगर कहा जाए कि हाँ भाई सरकार ने आपको बुलाया है और खेती की समस्या जो भी है यहाँ पर नालंदा जिले में या हर कहीं बिहार में हर जगह कमोबेश एक ही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की, सरकार क्या करे जिससे कि खेती और किसान दोनों खुश रहें? सुखाड़ घोषित होना चाहिए। अभी जो किसान का स्थिति है उसमें सुखाड़ घोषित होना चाहिए, ये तो मांग करेंगे हम। इसका अलावा और मतलब सुखाड़ घोषित होने के बाद जितना अधिक से अधिक मतलब चाहे तो मालगुजारी माफ़ हो जाए, बिजली बिल फ्री हो जाए, और हेक्टर के हिसाब से अगर मुआवजा मिले तो और अच्छी बात है। तो आपने कहा कि मुआवजा दे सरकार, बिजली बिल माफ़ हो, आप क्या चाहते हैं? बिजली बिल फ्री होना चाहिए किसान के लिए, और डीजल अनुदान है अथी जो मिलता है, सुखाड़ घोषित वाला जो पैसा मिलता है, आधा आदमी को मिला, आधा आदमी को नहीं मिला, वो तो अथी खा जाता है, आपको आधा आदमी को मिलवे नहीं करता है। कौन आदमी को मिला पूछिए तो यहाँ पर कितना % को मिला है? डीजल अनुदान मिला है कि दहाड़ का पैसा मिला है कि सुखाड़ का पैसा मिला, कुछ तो नहीं मिलता है किसान को। हमारा खेत में जो पैदा बचता है तो हमारे यहाँ वजने पर होता है 3 रुपये किलो, और जब हमारे यहाँ से जब निकल जाता है तो हो जाता है 50 रुपये किलो। ऐसा क्या बात है? अभी हम बेचे थे प्याज 8 रुपये किलो बेचे, अभी प्याज हम खरीदते हैं 50 रुपये किलो खरीदते हैं प्याज। इसके पहले जो प्याज हम बेचे थे तब 8 रुपये किलो बेचे हैं, और उसके बाद हम ही प्याज खरीद रहे हैं 50 रुपये किलो। किसानों की क्या समस्या है और क्या निदान होना चाहिए? पानी के सब चीज़ की दिक्कत है ये, और ये ब्लॉक में जो पैसा मिलता है आधा 3 हिस्सा आदमी के नहीं मिला है। सबसे पहले सरकार को चाहिए पानी की व्यवस्था करना, मैंने सिंचाई की व्यवस्था करना। अब सिंचाई की व्यवस्था में जगह जगह पर नलकूप लग जाए, या जहाँ पानी इकट्ठा है वहाँ से पानी मैंने खेतों तक पानी पहुँचाने की उनकी जिम्मेवारी लेना चाहिए। इस परिस्थिति में जैसा कि आज मौसम इसका किसान के साथ खिलवाड़ कर रही है। किसानों की समस्याओं के बारे में देखा कि सुखाड़ के चलते सबसे जो बड़ी समस्या है वो सिंचाई की समस्या है, और इसके अलावा जो सरकारी जो अनुदान आता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में काफ़ी यहाँ पर कमी है, यानी अफसरशाही की भेंट चढ़ जाती है और आम आदमी तक वो योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता है। कृषि के बाद हम चलेंगे शिक्षा पर कि शिक्षा की क्या स्थिति है इस पूरे जगह में, खासकर बेलदार बिघा हो या आसपास के गांव में या नालंदा विधानसभा क्षेत्र में। शिक्षा के बारे में आपसे हम पूछेंगे कि सबसे ये कहा जा रहा है कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, जो शिक्षा मित्र बहाल किए जा रहे हैं वो खुद ही अनपढ़ हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे दूसरे को? ये सही बात है। अनपढ़ लोग यहाँ बेरोजगारी बैठा हुआ है और बूढ़ा लोग का मिल रहा है शिक्षा, ये बहुत खराब काम है। शिक्षा के मामले में आप क्या चाहती है कि सरकार क्या करे? एडुकेशन के माध्यम से मैंने कुछ विकसित है, लेकिन यही है शिक्षा का अभाव, टीचर का अभाव, मैंने पढ़ाने लायक टीचर नहीं है बस। आपके बाल बच्चे भी जाते हैं पढ़ने, सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने, सरकारी स्कूल में जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो बच्चों को मिल रहा है? तो नहीं मिला, बिहार में पढ़ा रहे हैं पैसा देके। इनका कहना है कि सरकारी स्कूल में मतलब गरीब होते हुए भी लोग नहीं पढ़ा रहे क्योंकि उनकी स्थिति खराब है, और बिहार से इनका बेटा पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल में, है ना? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरा बच्चा तो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, मगर अभी छोटा छोटा है तो
आगे की रास्ता धरने के लिए मैं प्राइवेट स्कूल में धराई हूँ, क्योंकि सरकारी स्कूल में जाती है, यहाँ नज़दीक में सरकारी स्कूल है, दौड़ल दौड़ल घर की ओर चल आती है, दूर में धराते हैं तो कुछ तो बंद रहती है ना, इसीलिए हम प्राइवेट स्कूल में अभी धराई हूँ बच्ची को। बच्चे सरकारी स्कूल में कम ही पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और सरकारी स्कूल में जाते हैं कुत्ते और बंदर भी रहते हैं वहाँ पर। सर, शिक्षा में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? हम हर जगह जाते हैं, वही कहते हैं कि शिक्षक जो बहाल होते हैं वो उस लायक नहीं होते कि वो बच्चों को पढ़ा सके। शिक्षक में तो मतलब है थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन शिक्षक जैसा मतलब हवा है, जैसा लोग बोलते हैं उस लायक नहीं है। हम फिर विद्यालय मतलब देखने गए हैं, शिक्षक के बारे में ऐसा तो नहीं है। शिक्षक सुधार बहुत, स्कूल के तो सुधार बहुत हुआ है। आप इनसे राय रखते हैं कि शिक्षा में बहुत सुधार हुआ, सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधरी है? हम तो नहीं रखते हैं सर। हमारा बाल बच्चा तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। स्कूल तो देखते हैं किसना भी रोड पर घूमते रहता है, वह नहर पर घूमता है, मछली मारता है, मास्टर रहते कुर्सी पर बैठ के झुक रहा है। शिक्षा, सरकारी शिक्षा को सुधारने के लिए यही कोशिश किया जा सकता है ना कि सरकारी कर्मचारी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ावें, तभी शिक्षक में सुधार हो सकता है, अन्यथा नहीं सुधार हो सकता है। आपका सुझाव बहुत बढ़िया है कि जब सरकारी स्कूल के टीचर ही प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे पढ़ेंगे तो फिर कैसे आप आम आदमी को प्रेरित कीजिएगा कि आप सरकारी स्कूल में आए? बात यह है, शिक्षा में सुधार है, अपना जागरूकता भी होना शिक्षा के प्रति बहुत जरूरी है। जब तक जागरूकता नहीं होएगा, शिक्षा कहीं भी आप भेज दीजिए, बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है इस पूरे नालंदा विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि ये गांव बहुत बड़ा गांव है और प्योर नीतीश कुमार का समर्थक है कि हम नहीं समझते कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए सब नीतीश कुमार के ही वोटर हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कसक है कि सरकारी सिस्टम में सुधार होने की गुंजाइश है और होना चाहिए। तो स्वास्थ्य के लिए मैडम, सरकारी हॉस्पिटल में कभी आप लोग जाते हैं? सब लोग जाते हैं इलाज करवाने। इलाज में कोई तरह का डॉक्टर भी हैं, दवा भी हैं, ट्रीटमेंट अच्छा होता है, पैथोलॉजी का भी काम अच्छा ही होता है। मतलब पूरा प्राइवेट वाली व्यवस्था। आप संतुष्ट हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में कभी आप जाते हैं? कभी कोई बीमार पड़ता है तो आप कहाँ लेके जाते हैं? हम जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल। जाते हैं? जाते हैं। आप जाते हैं मैडम सरकारी हॉस्पिटल? कभी बीमार पड़ता है तो वहाँ सब सुविधा रहता है, सुई जो ये है? हाँ, जैवे करी राजगीर। तो आप लोग सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था इतना बढ़िया है? नहीं हम जाते हैं। नहीं हम जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं अगर कोई बीमार पड़ता है तो? हम बिहार दिखाते हैं। बिहार में कहाँ दिखाते हैं? बिहार में दिखाते हैं मछली मंडी पे। प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट स्कूल दिखाते हैं, अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल। हाँ, मैंने जिसका पैरवी रहता है उसी का मैंने ज़्यादा जल्दी काम निकलता है, ऐसे नहीं। अन्यथा ऐसा ही जिसका मैंने नहीं पैरवी है तो वैसे ही पड़ा रहे रोगी। हाँ, यही सुविधा सब। गरीब के बच्चा को नहीं दिया जाता है दवाई, कुत्ता काटने पर भी दवाई नहीं दी है। आप गए कभी, देखे हैं? हाँ देखे हैं, यही बगल के बेटा को दिए हैं तो कभी नहीं देते हैं अच्छा दवाई, पानी भर के सिरिंज से दे देते हैं। कोई सांप काट लिया, किसी को कुछ इमरजेंसी हो गया तो आप सीधे सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं आप लोग? जी ना, हम तो नहीं जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। हम तो कहाँ जाते हैं आप? हम तो बिहार शरीफ से इलाज करवाते हैं। कहाँ बिहार शरीफ में? प्राइवेट हॉस्पिटल में? हाँ सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में। लास्ट जो मुद्दा है कि जिस जंगल राज की मुक्ति के लिए नीतीश कुमार ने आह्वान किया और बिहार के लोगों का आह्वान किया और जंगल राज से मुक्ति दिलवाई, और नीतीश कुमार लालू को हटा करके यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर उसी जंगल राज कहने वाले नीतीश कुमार ने लालू को, उनको क्यों जरूरत आन पड़ी कि वो जाकर के फिर लालू प्रसाद यादव से मिल गए? सरकार का काम कराना सरकार के मुखिया का काम है, या ना कि लालू जी करेंगे। और लालू जी पहले ही अनाउंस कर दिए हैं कि सरकार का मुखिया नीतीश जी रहेंगे, और नीतीश जी जिस ढंग से काम कराना चाहते हैं वो कराएंगे, इसलिए लालू जी का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लालू जी करना भी चाहेंगे तो नीतीश जी उनको बात नहीं मानेंगे। लालू जी के बारे में कभी आपने लालू जी को वोट दिया इसके पहले? नहीं, हम नहीं दिए। कभी नहीं दिया? कभी नहीं। अब मजबूरी आ गया कि नीतीश दुनू ने मिल गए, उसलिए देख। और नहीं है सर, अगर हम ये हैं अगल बगल में तो हमको से इनको में दुश्मनी है। अगर हम गिर के इनको भी जुन गए कि नहीं, हमको काहे के लिए उतना टेंशन लेंगे, हम ही अगर झुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? तो ये क्या हमको भगा देंगे कि हमको कहेंगे नहीं? अगर उनको घर हम गए गिर के तो वो जरूर पीढ़ा देंगे बैठने के लिए। वही बात है, वो दोनों में टेंशन था, आज दोनों मिल गए। तो पीढ़ा कौन दिया? गया कौन? गिर के कौन गया बैठने? अगर नीतीश जी गए तो लालू जी दिए न बैठने के लिए कि बैठिए, तब ना वो बैठे, ऐसे तो नहीं बैठ गए। तो दुश्मन, अगर हम दोनों में दुश्मनी था तो हम गिर के। कौन गया? लालू जी गए कि नीतीश जी गए? पीढ़ा कौन दिया पहले? वो तो लालू जी गए।
तो आपने देखा है किस तरीके से बताया कि कौन कहां गिरा है, पहले किसको राजनीतिक रूप से ज़्यादा लाभ की आशा थी, यानी कौन किसकी ज़्यादा मजबूरी थी, ये आपने देखा इन वोटरों से ये जानकर। और ये पूरा जो क्षेत्र है जहां पे हम खड़े हैं, ये नीतीश कुमार का बेल्ट है और यहाँ उनके स्वजातीय मतों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर बैठे हुए भी लोग उनके स्वजातीय ही हैं ज़्यादातर। तो इनका ये मानना है कि लालू यादव पहले गए नीतीश कुमार के यहाँ, उनकी मजबूरी ज़्यादा थी। रण क्षेत्र के लिए कुमार आलोक, टीडी न्यूज़, बेलदार बिघा। तो रण क्षेत्र में आज हमने आपको दिखाया वारसलीगंज और नालंदा का हाल, तस्वीर हमने आपको दिखाई। इसी तरह से हम हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 2 नए रण क्षेत्रों का जायजा लेकर, वहां का हाल लेकर आपके पास एक बार फिर से आएंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।